रीबॉर्न ऑफ वॉरियर मैत्री। चैप्टर 9। दरबार में हल्का सा सन्नाटा छा गया था जब शशक ने ये सबको बता दिया था कि राजकुमार शांतनु की तलवार में विष लगा हुआ था। सब एकदम से हैरान हो गए, लेकिन इसके साथ ही शशक ने शांतनु के सेनापति कंचिक को बुला लिया था। उसने कंचिक को विष के बारे में बताने के लिए कहा था। कंचिक एकदम से हड़बड़ा गया था। क्या क्या कहना चाहती हैं आप राजकुमारी मैत्री? मैंने कुछ नहीं किया है। मैं इस विष के संदर्भ में कुछ नहीं जानता हूँ। आप मुझ पर निराधार आरोप लगा रही हैं। मैंने आप पर अभी कोई आरोप लगाया भी नहीं। मैं तो सब लोगों को उस विष के बारे में बताने के लिए कह रही हूँ। शशक ने अपने हाथ फैला दिए। आप स्वयं चोर की दाढ़ी में तिनका वाली चीजें कर रही हैं। कंचिक ने उसे घूर कर देखा। फिर उसने कहा, मैं समझ गया। शशक के माथे पर बल पड़ गए। क्या क्या समझ गए आप? वो भी बिना मेरे समझाए। यही कि आप मुझसे किस बात का प्रतिशोध ले रही हैं। कंचिक ने इतना कहा और फिर ज्ञानभद्र की तरफ देखा। महाराज, कुछ समय पहले राजकुमारी मैत्री मुख्य महल आ गई थी राजकुमार शांतनु से मिलने। वो चोरी छिपे उनके कक्ष में जा रही थी जब मैंने उन्हें पकड़ लिया और वापस उनके कक्ष में भेज दिया। और अब ये इसी बात का प्रतिशोध ले रही है। शशक की भवें उठ गईं। इतना तो उसे पता था कि मैत्री कभी भी शांतनु से मिलने मुख्य महल चोरी छिपे तो नहीं गई थी, इसलिए कंचिक झूठ बोल रहा था। लेकिन बात यह थी कि क्योंकि मैत्री बहुत सारे कांड कर चुकी थी, इसलिए कंचिक की बात पर सबको आसानी से भरोसा हो सकता था। इसी बीच शीलना उठ खड़ी हुई। मैं सेनापति कंचिक से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। हम इस मैत्री की बातें सुनी क्यों रही हैं? मुझे तो अभी भी इसकी ताल वाली बात पर विश्वास नहीं है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इसी ने ही राजकुमार शांतनु की तलवार पर विष लगाया हो और उसके पश्चात राजकुमार विशिष्ट ज्ञान को बचाने का ढोंग किया हो? हम सबको ज्ञात है कि मैत्री कितने अधिक एवं किस प्रकार के षड्यंत्र रच सकती है। ये भी इसका कोई षड्यंत्र ही है। दोनों जुड़वां शीलभा और शीलभ ने एक दूसरे की तरफ देखा। इसी बीच महाराज शीलेंद्र की बगल में बैठी धीरजा बोल उठी। मैं भी इस बात पर सहमति जताती हूँ कि राजकुमारी श्रावणी कुछ भी कर सकती हैं। हमें इस प्रकार उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसको असत्य कहने का स्वभाव है। शशक के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। महाराज शीलेंद्र, जो कि मैत्री के अपने पिता थे, जब उनसे कोई अपेक्षा नहीं थी तो महारानी धीरजा तो फिर भी मैत्री की सौतेली माँ थी, जिसे मैत्री से जी भर कर नफरत थी। वो तो उसके पक्ष में क्यों ही बोलेंगी? इतना सोचते हुए शशक ने सामने बैठे महाराज ज्ञानभद्र और महारानी सत्यभा की तरफ देखा। उनके चेहरे पे भाव साफ बतला रहे थे कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं। वहीं दरबार में भी दोबारा हलचल मच गई थी, लेकिन इस बार बातें शशक के विरोध में जा रही थी। इसी बीच विशिष्ट ज्ञान की दृष्टि अभी भी सामने खड़ी शशक पर जमी हुई थी। वो जानना चाहता था कि अब राजकुमारी मैत्री क्या करने वाली हैं, क्योंकि इतना तो वो भी समझ गया था कि सामने खड़ी राजकुमारी मैत्री वो पहले वाली मैत्री बिल्कुल भी नहीं है जिसे सब डपटते रहते थे। वहीं शशक ने एक लंबी सांस छोड़ी। हाश, मुझे ऐसा कुछ करना नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं। तुम लोगों को नजारे दिखाने में भी मुझे मजा आएगा। इतना कहकर उसने अपनी दाईं जेब में हाथ डाला। सारंगी कीचेन के साथ साथ एक और चीज थी जिसे वो हमेशा अपने साथ रखती थी। अचानक से शशक ने सामने देखा और एक तेज आवाज में कहा, ओ ये सेनापति कंचिक। कंचिक जैसे ही पीछे पलटा, शशक ने एक काले रंग का लाइटर उसके सामने करके जला दिया। कंचिक की आंखें बड़ी हो गईं और वो एकदम से पीछे हट गया। वो काला लाइटर बड़ा और खूब चमकता हुआ सा था। उसके ऊपर इंग्लिश में वीजी ब्रांड का लोगो बना हुआ था। शशक ने इसे 2 साल पहले ही एक प्रतियोगिता में जीता था और फिलहाल के लिए वो इस लाइटर को हमेशा अपने साथ रखती थी, क्योंकि इस लाइटर के आने के बाद उसकी जिंदगी में काफी बढ़िया सी चीजें हुई थी। दूसरी बात जो थी वो ये कि इसमें वही धुन थी जो शशक ने बनाकर भेजी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन शशक को उसके पापा हमेशा एक बहुत प्यारी सी धुन सिखाते थे जिसे सुनकर एक अजीब सी शांति महसूस होती थी। शशक ने वही धुन अच्छी तरह से सीखकर एक म्यूजिकल लाइटर के लिए भेजी थी और वीजी ब्रांड उस धुन से इतना खुश हुआ था कि उसे अपना सबसे महंगा लाइटर बनाकर मुफ्त में भेजा था। और फिलहाल के लिए शशक के हाथ में वही लाइटर था जिसमें से आग जल रही थी और वही धुन बाहर आ रही थी। ऐसी चीज को देखकर कंचिक डर गया था और नीचे जा गिरा था। शशक ने बड़े अंदाज में लाइटर को दाएं बाएं घुमाया और लाइटर का ढक्कन बंद पड़ गया। आग और धुन दोनों ही बंद पड़ गईं। शशक ने अपना एक कदम कंचिक की तरफ बढ़ाया और फिर सिर झुकाकर उस लाइटर के साथ खेलने लगी। उसने बड़े आराम से कहा, सेनापति कंचिक, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक सेनापति की सीमा पता होनी चाहिए? क्या कहा तुमने? तुमने मुझे पकड़ा था और वहां से निकाल दिया था। शशक की पलकें उठ गई और उसने अपनी गर्दन टेढ़ी कर ली। एक सेनापति होने के नाते इतना सामर्थ्य है तुम्हें कि तुम एक राजकुमारी को निकाल सको? कंचिक हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। मैत्री ने इस ढंग से उससे कभी बात नहीं की थी, बल्कि वो तो उसको देखते ही डर जाती थी, लेकिन जो अभी फिलहाल के लिए उसके सामने खड़ी थी उससे तो स्वयं कंचिक को डर लग रहा था। इसी बीच शशक ने अपना हाथ ऊपर किया। हाँ तो बहनों और उनके भाइयों, और किसी को प्रमाण चाहिए कि मैं किसी और संसार में गई थी? बताओ मुझे, मैं एक एक के पास आकर प्रमाण दूंगी। इतना कहकर वो बाईं तरफ पलट गई। राजकुमारी शीलना, महारानी धीरजा,
क्या कहते हो आप लोग? वहां आऊं मैं? शीलना ने उसके हाथ में घूमती हुई उस विचित्र सी वस्तु को देखा। फिर उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो धीरजा ने उसे बैठने का संकेत किया। शीलना भड़क कर नीचे बैठ गई तो शीलवती ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख लिया। इसी बीच महारानी सत्यभा ने कड़े शब्दों में कहा, राजकुमारी मैत्री, इस विचित्र वस्तु को आप यहाँ से हटाइए। भले ही ये एक प्रमाण है कि आप किसी अन्य संसार में होकर आई हैं, परंतु ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि कंचिक ने ही शांतनु की तलवार में विष लगाया है। शशक हल्के से हंस पड़ी। विशिष्ट ज्ञान की मुस्कान गहरी हो गई। वहीं शशक ने अपना दायां कान पकड़ लिया। फाइनली आप लोगों ने मेरी सटका ही दी। अब जो होगा वो आपके जिम्मे। दोबारा सब हैरानी से देखने लगे तो शशक ने तेज आवाज में कहा, तात्पर्य यह है कि मैं आपको प्रमाण दूंगी और उसके पश्चात आपका निर्णय होगा कि किसको क्या दंड मिलना चाहिए। इतना कहकर शशक पलटी और सीधा जाकर कंचिक के पास खड़ी हो गई जो अभी तक फर्श पर गिरा हुआ था। कंचिक ने एकदम से कहा, मेरे पास मत आना। मैं चेतावनी दे रहा हूं तुम्हें कि मेरे पास मत आना। अबे चल बे चिलगोजे, तेरे पास मैं क्यों आऊंगी? तुझसे ज्यादा अच्छा तो त्राटक है यहाँ पर। इतना कहकर शशक ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और इससे पहले कि कंचिक कुछ समझ पाता, शशक ने उसकी कमर में लटकी हुई वो हरी पोटली झटके से खींचकर निकाल ली। कंचिक एकदम से चीख उठा, मेरी पोटली! लेकिन शशक तेजी से आकर दरबार के बीच में आकर खड़ी हो गई। उसने पोटली की तरफ देखा। उसने पढ़ा था कि किस प्रकार से कंचिक ने शांतनु की तलवार पर विष लगाकर बोतल को वापस पोटली में डाल लिया था, और क्योंकि किताब में कहीं पर उसे दोबारा पोटली में से बोतल को निकालते हुए नहीं दिखाया गया था तो इसीलिए शशक को पूरा विश्वास था कि पोटली में बोतल अभी भी मौजूद है। शशक ने एकदम से पोटली को टटोला तो उसमें सच में विष की बोतल अभी भी थी। शशक के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। लेकिन इतने में उसके पीछे से कंचिक उठ खड़ा हुआ था। उसने तेजी से चीखते हुए कहा, मेरी पोटली मुझे अभी के अभी वापस करो। अबे रुकना बे, शशक ने लापरवाही से कहा तो कंचिक को क्रोध आ गया। उसने अपनी कमर से एक हल्का सा चाबुक निकाला और तेजी से शशक की तरफ बढ़ा। विशिष्ट ज्ञान की आंखें बड़ी हो गईं। वो एकदम से उठ खड़ा हुआ, राजकुमारी मैत्री, अपने पीछे देखिए। शशक पलटी ही थी कि कंचिक ने अपना चाबुक घुमा दिया। शशक की आंखें बड़ी हो गई। वो एकदम से पीछे हटी और घूम गई। उसने कंचिक की कलाई पकड़ी और उसे अपने कंधे पर रखकर कंचिक का अंगरखा पकड़ लिया। कंचिक कुछ कर या समझ पाता उससे पहले ही शशक ने उसको उठाकर पूरे जोर से पटक दिया। दरबार में मौन छा गया और सब एकदम से उठ खड़े हुए। वहीं कंचिक की पीठ फर्श से जा टकराई थी। उसकी पीड़ा के मारे आंखें बंद हो गईं। भ्राता, कनिक तेजी से चीखता हुआ आगे बढ़ा। उसके भाई को सच में बहुत जोर से पटका गया था। वहीं दोनों का पिता कालो भी हैरानी से उठ खड़ा हुआ था। आगे बढ़ता हुआ विशिष्ट ज्ञान हक्का-बक्का होकर शशक की तरफ देख रहा था। अचानक से ही फिर वो हल्के से हंस पड़ा। उसने अपना सिर हिला दिया और जब वो पलटा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। शांतनु भी अपने सिंहासन से उठकर शशक की तरफ जाने लगा था, लेकिन बीच रास्ते में रुक गया था। उसकी और विशिष्ट ज्ञान की दृष्टि मिली तो वो बिना कुछ कहे पीछे हट गया। विशिष्ट ज्ञान अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गया और दोबारा उसने सामने शीलवती की तरफ देखा जो बहुत दुखी होकर उसकी तरफ देख रही थी। विशिष्ट ज्ञान ने बिना कोड प्रतिक्रिया दिए अपना चेहरा घुमा लिया। इसी बीच कनिक आकर कंचिक के पास बैठ गया था। उसने अपने भाई को पकड़ कर उठाते हुए कहा, भ्राता, आप ठीक तो है ना? कंचिक ने अपने सीने पर हाथ रखकर उठते हुए हाँ में सिर हिला दिया तो कनिक सीधा शशक की तरफ पलट गया। तुम्हारा इतना दुस्साहस कैसे हुआ? वाह! शशक ने हैरानी से कहा, मेरा दुस्साहस कैसे हुआ? अबे तुम्हारे भाई का दुस्साहस कैसे हुए मुझ पर अटैक करने का? कनिक की भवें सिकुड़ गई तो शशक ने एकदम से कहा, तात्पर्य यह है कि प्रहार करने का। अबे राजकुमारी हूं मैं, थोड़ा तो सम्मान दिखाओ मेरे लिए। चाबुक लिए आ रही हैं पागल। कंचिक और कनिक ऐसे देखने लगे शशक की तरफ मानो वो कोई अजूबा हो, लेकिन शशक को क्या ही फर्क पड़ता था। वो एकदम से ज्ञानभद्र की तरफ पलट गई। महाराज, प्रमाण इस पोटली में है जो कि ये बताएगा कि सेनापति कंचिक ने ही राजकुमार शांतनु की तलवार के ऊपर विष लगाया था। परंतु उसके लिए मेरी एक शर्त है जो आपको माननी पड़ेगी। इससे पहले कि महाराज ज्ञानभद्र कुछ कहते, सत्यभा बोल उठी, राजकुमारी मैत्री, मर्यादा में रहिए अपनी। आप महाराज के सामने शर्त रख रही है, प्रमाण भी तो रख रही हूं ना उनके सामने महारानी।
महाराज को पता होना चाहिए कि किसने उनके एक बेटे को हत्यारे बनाने का षड्यंत्र रचा था और दूसरे को सीधा टपकाने का। शशक ने लापरवाही से कहा। सत्यभा ने फिर कुछ कहना चाहा कि तभी ज्ञानभद्र ने कहा, आपका व्यवहार हमें किसी का स्मरण करवा रहा है राजकुमारी मैत्री। इतना कहकर उन्होंने ताजा शीलेंद्र की तरफ देखा, है ना महाराज शीलेंद्र। शीलेंद्र की मुट्ठियां भिंच गई लेकिन उसने मुस्कुराते हुए सहमति में हाँ हिला दिया। ज्ञानभद्र भी मुस्कुरा दिए और उन्होंने सीधा शशक की तरफ देखा। कहिए, क्या शर्त है आपकी? मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, शशक ने तुरंत से कहा। तो सबको एक बार फिर झटका लगा, लेकिन शशक जानती थी कि उसके लिए क्या आवश्यक है। राजकुमारी होते हुए ही मैत्री के लिए अपना कोई धन संचित नहीं था। धीरजा उसे किसी भी तरीके से धन नहीं देती थी और इसीलिए मैत्री अपने लिए कभी कुछ नहीं ले पाती थी। अगर कभी शशक को ये महल छोड़ना पड़ा तो कम से कम उसके पास कुछ तो होना चाहिए। वैसे भी एक स्वर्ण मुद्रा की कीमत 100 रुपए थी, तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं यानी कि 1 लाख रुपए। ठीक है, अगर शशक को किसी को खरीदना भी पड़ा रिश्वत देकर भी, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए होंगे। वहीं धीरजा की भवें तन गई थी। वो सच में कभी नहीं चाहती थी कि मैत्री के पास कोई धन हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैत्री उनके ऊपर निर्भर नहीं रह पाएगी। उसने कुछ कहना चाहा कि तभी विशिष्ट ज्ञान ने कहा, राजकुमारी मैत्री। सबकी नजरें उस तरफ घूम गई तो वहीं शशक भी विशिष्ट ज्ञान की तरफ पलट गई। विशिष्ट ज्ञान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको 2000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, परंतु आपको उससे पहले प्रमाणित करना होगा कि सेनापति कंचिक ने ही इस तलवार पर विष लगाया है। शशक के मुंह से एकदम से निकला, प्रॉमिस? विशिष्ट ज्ञान ने अपनी भवें उठाई तो शशक ने एकदम से कहा, तात्पर्य ये है कि आप वचन देते हैं मुझे स्वर्ण मुद्राएं देने का? अवश्य, विशिष्ट ज्ञान दोबारा मुस्कुरा दिया, पहले आप प्रमाणित करिए। शशक ने अपना सिर हिला दिया और पोटली में हाथ डालकर वो लकड़ी की छोटी सी बोतल निकाल दी। फिर उसने कहा, ये वो विष है जिसे सेनापति कंचिक ने राजकुमार शांतनु की तलवार पर लगाया था। गुरु अंकुश्वर महाराज, शशक ने अपने कान को हाथ लगाया, उन्होंने मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बतलाया था कि राजकुमार शांतनु की तलवारों में विष लगाया गया है और मुझे एक जे अर्थात वहीं पर पहुंचा दिया। उन्होंने ही मुझे नाम भी बताया था और ये भी कि पोटली में विष की बोतल छिपाई गई है। असत्य, असत्य कह रही हो तुम। इसमें कोई विष नहीं है, परंतु ऊर्जा बढ़ाने के लिए एक औषधि है जिसे तो मैं तुम्हें पीकर दिखाता हूँ। इतना कहकर कंचिक ने बोतल लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन शशक ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसे पता था कि अगर कंचिक ने विष पी लिया तो उसके पास अवश्य ही विष का कोई तोड़ होगा, या फिर अगर वो मर भी गया तो लोगों को यही लगेगा कि कंचिक को वास्तव में पता नहीं था कि बोतल में विष है, इसलिए वो उसे पीकर मर गया। दोनों ही बातों में शशक का फंसना तय था। शशक कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रही, फिर उसने अपना सिर हिला दिया, इसमें ऊर्जा बढ़ाने की औषधि है ना? ये कह रहे हो तुम? कंचिक ने अपना सिर हिला दिया तो शशक ने भी अपना सिर हिला दिया। ठीक है, फिर अगर इसको कोई भी पिएगा तो उसकी ऊर्जा ही बढ़ेगी ना? कंचिक ने उलझन में उसे देखा, लेकिन शशक एकदम से घूमी और उसने बोतल शांतनु की तरफ फेंक दी। पकड़िए राजकुमार शांतनु। शांतनु ने एकदम बोतल को पी लिया तो शशक ने कहा, ऊर्जा बढ़ाने वाली औषधि है ये, ऐसा आपके सेनापति का कहना है, तो आप इसको पीकर अपने सेनापति को सही प्रमाणित कर दीजिए। दरबार पूरा स्तब्ध रह गया। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि राजकुमारी मैत्री इतना बड़ा साहस भी कर सकती है। वो सरासर मुख्य परिवार के सबसे बड़े बेटे के प्राण संकट में डाल रही थी। इसी बीच विशिष्ट ज्ञान भी सीधा शांतनु की तरफ पलट गया। पीछे इसे राजकुमार शांतनु, मैं ही देखना चाहता हूँ कि क्या आपका सेनापति वास्तव में सत्य कह रहा है या नहीं। शांतनु ने एक लंबी सांस छोड़ी और फिर शशक की तरफ देखा। शशक अपनी बाहें लपेटे उसी की तरफ देख रही थी। शांतनु ने अपना सिर हिला दिया और फिर बोतल का ढक्कन खोल दिया। कंचिक किसी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। शांतनु ने बोतल को अपने मुंह के पास किया ही था कि महारानी सत्यभा एकदम से चीख उठी, उसे मत पीना शांतनु, उसमें वास्तव में विष है।
शांतनु ने हैरानी से अपनी माता की तरफ देखा। सत्यभा ने अपना सिरनामे हिला दिया। सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे। शांतनु की मुट्ठियां भिंज गईं। उसने बोतल को कसकर पकड़ लिया और फिर उसने अपने मुंह से लगाना चाहा ही था कि उसकी बगल में खड़े विशिष्टज्ञान ने एकदम से झपट्टा मारकर उसके हाथ से बोतल छीन ली और फिर पास रखे गमले में सारा द्रव्य डाल दिया। देखते ही देखते फूल सूखकर जब गए। हे प्रभु! इस केतली में तो वास्तव में विष था, एक दरबारी ने तेज आवाज में कहा तो बाकी सब भी खुसफुसाने लगे। इसी बीच सत्यभा धम करके सिंहासन पर बैठ गई और उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। वहीं विशिष्टज्ञान ने पलटकर शशक की तरफ देखा जिसने हाथ में अभी भी पोटली भींचकर पकड़ी हुई थी। विशिष्टज्ञान शशक की तरफ बढ़ा ही था कि एक तेज उद्घोषणा हुई। सबकी नजरें उस तरफ उठ गई। सावधान! मुख्य राजपरिवार की कनिष्ठ महारानी रुद्रमा राज दरबार में पधार रही हैं। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। रीबॉर्न ऑफ वॉरियर मैत्री चैप्टर 11। राज दरबार में उस समय हल्का सा मौन छा गया जब राज दरबार में महारानी रुद्रमा के आने की घोषणा हुई। एक पल के लिए सब के सब चौंक उठे। शशक ने पलटकर विशिष्टज्ञान की तरफ देखा तो वो भी हैरानी से मुख्य द्वार की ओर देख रहा था। उसके बाद शशक पलटी तो महाराज ज्ञानभद्र का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था और सत्यभा वहीं आलिका की तरफ देख रही थी। दोनों ही परेशानी में लग रही थी। शशक सबकी प्रतिक्रिया समझ रही थी। रुद्रमा का राजदरबार में आना मतलब कि अमावस्या वाली रात में चंद्रमा का दिख जाना। रुद्रमा ना के बराबर ही राजदरबार में आती थी और वो भी तब जब राजगुरु यहाँ आकर उन्हें बुलाते थे। पर आज वो अपनी इच्छा से यहाँ आ रही थी और वो भी तब जब हर एक मुख्य राजपरिवार और शाखा राजपरिवार का सदस्य यहाँ पर मौजूद था। इसी बीच कपाट खुला और रानी रुद्रमा ने अपने कदम राजदरबार में रखे। एक पल के लिए दरबारी सारे चकित रह गए। ना जाने कितने लंबे समय पश्चात उन लोगों ने रानी रुद्रमा को देखा था, लेकिन रानी रुद्रमा वो की वैसी ही थी जैसी वो यहाँ रुद्रन्मय में लाई गई थी। वहीं शशक का मुंह भी खुला का खुला रह गया था। उसने बस तस्वीर देखी थी रुद्रमा की, लेकिन अगर सामने देखा तो रानी रुद्रमा की सुंदरता अलग ही स्तर की थी। रानी रुद्रमा ने वहीं आने के बाद महाराज ज्ञानभद्र और महारानी सत्यभा के सामने अपना सिर झुका दिया। ज्ञानभद्र की मुट्ठियां चिंच गईं तो वहीं सत्यभा का चेहरा काला पड़ गया। रुद्रमा फिर आगे बढ़ी और बाईं ओर रखे सिंहासन पर वो जाकर बैठ गई। शशक हैरानी से रुद्रमा को एकटक देखे जा रही थी। रुद्रमा के सिंहासन के दाईं ओर एक शेर बना हुआ था। रुद्रमा ने अपना एक पैर वहां नीचे रखे छोटे से पटल पर रख लिया। उसने नीले रंग की कंचुकी के ऊपर एक केसरिया रंग की साड़ी पहन रखी थी। अन्य रानियों की भांति उसने अपने सिर पर ओढ़नी नहीं ली थी। काले घने घुंघराले बाल, माथे पर टिका हुआ एक बहुत बड़ा मांगटीका और उसी की तरह पूरे आभूषण, बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत से नैननक्श और चेहरे पर झलकता एक अलग ही तेज। ये थी रानी रुद्रमा। इसी बीच रानी रुद्रमा अपने सामने खड़ी जींस शर्ट पहने हुए शशक को देख रही थी। अचानक से उसने अपना एक हाथ सिंहासन की बाह पर रखा और गंभीर स्वर में कहा, हमारे पुत्र ने हमें बतलाया कि आप उनके अभियान के आड़े आई राजकुमारी मैत्री। इस संदर्भ में आपको क्या कहना है? यू आर सो ब्यूटीफुल। शशक किसी और ही दुनिया में थी। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो कहाँ और किसके सामने खड़ी है। रुद्रमा की भवें सिकुड़ गईं, अर्थात शशक को अब होश आया। उसने तुरंत से कहा, तात्पर्य यह है कि आप बहुत अधिक सुंदर हैं रानी रुद्रमा। मैं यदि सत्य कहूं तो आपसे ज्यादा सुंदर स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। क्या कमाल लगती हैं, और आप संतूर लगाती हैं क्या? रुद्रमा के माथे पर बल पड़ गए। क्या कहे जा रही हैं आप? अरे मैं सच कह रही हूं। हाँ हाँ, मुझे पता है कि राजकुमार विशिष्टज्ञान आपके पुत्र हैं, पर आप कहीं से भी उनकी मम्मी लगती नहीं है। शशक बहाव में बोलती गई तो रुद्रमा की गर्दन टेढ़ी हो गई। मम्मी? शशक फिर झिम गई। तात्पर्य यह है कि उनकी माँ। वैसे तो राजकुमार विशिष्टज्ञान बिल्कुल आप पर गए हैं, इसीलिए तो वो भी इतने अधिक सुंदर हैं। पर आप अभी भी कितनी ज्यादा युवा लगती हो, इसीलिए तो ऐसी ही माताओं को संतूर मम्मी कहा जाता है। आप भी सुंदर, आपका बेटा भी सुंदर। विशिष्टज्ञान के गले में कुछ अटक गया और वो खांस पड़ा।
वहीं शांतनु के साथ साथ बाकी सब भी शशक को विस्मय से देख रहे थे। राजकुमारी मैत्री कुछ अधिक ही विचित्र हो गई थी। इसी बीच महारानी सत्यभा बोल उठी, राजकुमारी मैत्री, ज्ञात रहे कि दरबार में केवल आप दोनों ही नहीं हैं। यहाँ अन्य जन भी उपस्थित हैं और आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रही हैं। शशक तुरंत सत्यभा की तरफ पलट गई तो सत्यभा ने कड़वी आवाज में कहा, मुझे ज्ञात है कि आप और रानी रुद्रमा ने कभी भी राजपरिवार के नियम एवं उनकी मर्यादाएं नहीं सीखी, क्योंकि आप उस प्रकार के परिवारों से संबंध नहीं रखती हैं। राजसी परिवारों के साथ आपका कभी उठना बैठना नहीं रहा। परंतु शशक ने एकदम से कहा, रानी रुद्रमा फिर भी सबसे ज्यादा बेस्ट है। सत्यभा ने उलझन में उसे देखा तो शशक ने कुछ सोचा, यार अब बेस्ट को क्या बोलेंगे। इतना कहकर वो तेजी से विशिष्ट ज्ञान की तरफ पलटी। राजकुमार विशिष्ट ज्ञान, जो कक्ष में सबसे अच्छा हो उसे क्या कहेंगे, बताइए मुझे। विशिष्ट ज्ञान ने हैरानी से अपनी तरफ उंगली की तो शशक ने हाँ में सिर हिला दिया। विशिष्ट ज्ञान ने यहाँ वहाँ देखा और फिर कहा, उत्कृष्ट। हाँ। शशक दोबारा सत्यभा की तरफ पलटी। रानी रुद्रमा यहाँ उपस्थित हर एक स्त्री से और कुछ पुरुषों से भी अधिक उत्कृष्ट हैं। विशिष्ट ज्ञान की आंखें बड़ी हो गईं और वहीं रुद्रमा ने भी अचंभे से शशक की तरफ देखा। हो, ये उनकी और राजकुमारी मैत्री की पहली भेंट थी, परंतु राजकुमारी मैत्री कुछ अधिक ही प्रभावित लग रही थी रुद्रमा से। वहीं दरबार में हलचल मच गई थी। सत्यभा एकदम से उठ गई, तुम मूर्ख हो क्या? एक रानी की नहीं, एक सामान्य सी रानी की तुलना यहाँ के इतने उत्तम एवं श्रेष्ठ योद्धाओं से कर रही हो? क्या तुम बोलने से पहले विचार नहीं करती हो? सत्यभा तुरंत महारानी धीरजा की ओर पलट गई। क्या राजकुमारी मैत्री को राजपरिवार का व्यवहार नहीं सिखाया गया है? किस प्रकार का मत वो भरे दरबार में दे रही हैं? क्या सीखा है इन्होंने आपके पास? यही कि किसी की तलवार पर विष नहीं लगाया जाता है। महारानी सत्यभा, दूसरों को चोट पहुंच सकती है और स्वयं को भी। शशक ने आराम से कहा, राजकुमार विशिष्ट ज्ञान को चोट पहुंच सकती थी। रानी रुद्रमा के यहाँ आने से आप टॉपे। तात्पर्य यह है कि विषय को मत परिवर्तित करिए। सेनापति कंचिक ने असत्य कहा था। उन्होंने तलवार पर विष लगाया था और शशक एक कदम आगे बढ़ी, आपको भी इस बारे में पता था। सत्यभा की मुट्ठियां भिंच गई और वहीं ज्ञानभद्र ने अपनी पुतलियां घुमाकर रुद्रमा की तरफ देखा। इतने वर्षों में रानी रुद्रमा ने अभी उनकी तरफ नहीं देखा था। रुद्रमा के जीवन में सबसे बड़ा स्थान अब विशिष्ट ज्ञान का ही था, उन दोनों के पुत्र का, और इसीलिए ज्ञानभद्र को अपने ही पुत्र से चिढ़ थी। ऊपर से विशिष्ट ज्ञान ने कौन सा उनको अपने पिता का स्थान दिया ही था। ज्ञानभद्र ने भी सुनिश्चित कर लिया था कि उनके पश्चात राजगद्दी शांतनु को ही मिलेगी। परंतु उन्होंने ये अवश्य सोचा था कि जब तक रानी रुद्रमा उनसे कुछ स्वयं नहीं मांगती, वो उसे कुछ नहीं देंगे। आज भी उन्हें प्रतीक्षा थी कि वो महारानी सत्यभा और सेनापति कंचिक के लिए दंड मांगे, परंतु रानी रुद्रमा की दृष्टि सीधा सामने खड़ी राजकुमारी मैत्री पर स्थिर थी। ज्ञानभद्र ने भी अपनी नजरें सीधा शशक की तरफ घुमा दी और कहा, महारानी सत्यभा कभी भी किसी को जानबूझकर हानि पहुंचाने का प्रयास नहीं करेंगी। राजकुमारी मैत्री, फिर से दृष्टि रुद्रमा पर, परंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं। शशक मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि ज्ञानभद्र क्या करने की कोशिश करता रहता है। रानी रुद्रमा ने उसे साफ कह दिया था कि वो उसके लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो कभी भी उसकी उपस्थिति को कोई महत्व नहीं देगी। ज्ञानभद्र को लगा था कि रुद्रमा गुस्से में ऐसा कह रही है, पर रुद्रमा ने अपना कहा करके दिखाया था। तभी ज्ञानभद्र ऐसी हरकतें करता रहता था जिससे रुद्रमा का ध्यान उस पर जाए, लेकिन शशक अपने सबसे पसंदीदा किरदार के साथ ऐसा कैसे होने दे सकती थी। रानी रुद्रमा के साथ गलत हुआ था और इन्हीं लोगों ने किया था। इसके बावजूद ये लोग अपने आप को कितना महान समझते थे। इन सालों की तो शशक का बस चलता तो सबको एक ही बोरी में बांधकर हिमालय के ऊपर से फेंक देती। इतना सोचते हुए शशक ने अपने हाथ पीठ पीछे कर लिए और कहा, महाराज, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि महारानी सत्यभा ने जो किया वो जानबूझकर किया, परंतु मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो उन्होंने किया वो क्यों किया, और तुम कौन होती हो जानने वाली? रानी आलिका ने एकदम से पूछा तो शशक भी उसी सुर में बोली, और आप कौन होती हैं बीच में पड़ने वाली? रानी आलिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अचानक से आलिका ने अपना हाथ आगे कर दिया, बंधक बना लो इस मूर्ख राजकुमारी को।
उसका आदेश पाकर सैनिक तेजी से सनी को बंधक बनाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी एक आवाज गूंज उठी, यदि अपना शीश अपने कंधों पर सुरक्षित चाहते हो तो जहाँ हो वहीं खड़े रहो, नहीं तो राजकुमारी मैत्री की ओर बढ़ता तुम्हारा हर एक पग तुम्हें मृत्यु की ओर बढ़ा रहा है। सबने स्तब्ध होकर आवाज की दिशा में देखा तो विशिष्ट ज्ञान उठ खड़ा हुआ, क्योंकि आक्रमण मुझ पर हुआ था तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों महारानी सत्यभा ने राजकुमार शांतनु की तलवार पर विष लगवाया। क्या ये द्वेष एवं ईर्ष्यावश था या फिर इसके पीछे कोई अन्य कारण था। कहते कहते ही विशिष्ट ज्ञान आकर शशक के सामने खड़ा हो गया। शशक ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो विशिष्ट ज्ञान हल्के से मुस्कुरा दिया, अभी तक मेरे लिए तर्क वितर्क करने के लिए धन्यवाद राजकुमारी मैत्री, परंतु अब यहाँ से मुझे संभालने दीजिए। मैं सब कुछ संभालने के योग्य हूँ। आपको भी। शशक अपनी पलकें झपकाने लगी तो विशिष्ट ज्ञान ने उसे अपने पीछे किया और उसके आगे खड़े होकर वो रानी आलिका को घूरने लगा। महाराज ज्ञानभद्र के माथे पर बल पड़ गए। इसी साहस भरी दृष्टि से उन्हें सख्त चिढ़ थी जो कि विशिष्ट ज्ञान के पास थी। विशिष्ट ज्ञान को किसी बात का डर नहीं था और इसीलिए वो सबके सामने पूरे दंड के साथ खड़ा होता था। रानी आलिका एकदम से सकपका कर बैठ गई तो विशिष्ट ज्ञान अब सीधा सत्यभा की तरफ पलटा। क्या कारण था विष लगाने का। मेरा पुत्र एक इतने भयानक दानव से युद्ध करने जा रहा था। एक माता होने के नाते मैंने ऐसा किया, परंतु मुझे ज्ञात नहीं था कि तुमसे शांतनु का युद्ध पहले होगा। वो विष तुम्हारे लिए नहीं था, सत्यभा ने हल्की सी तेज आवाज में कहा। विशिष्ट ज्ञान मुस्कुरा दिया, आपने छिपकर राजकुमार शांतनु की तलवार पर विष लगाया। क्यों? क्या आपको अपने पुत्र की योग्यता पर विश्वास नहीं था? राजकुमार विशिष्ट ज्ञान, मैं तो एक केवल प्रश्न पूछ रहा हूँ महारानी सत्यभा। आपको इस प्रकार से क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। विशिष्ट ज्ञान ने ठंडी आवाज में कहा, जहां तक बात है विष लगाने एवं लगवाने की तो महाराज की दृष्टि में आपने कुछ अनुचित नहीं किया है, तो मैं भी इस विषय पर कुछ और नहीं कहूंगा। इतना कहकर विशिष्ट ज्ञान पीछे हटा और शशक की बगल में खड़ा हो गया। शशक ने उसकी तरफ देखा और सोचा, वाह, क्या ही कूल बंदा है यार। ना जाने क्या सोचकर उस पागल राइटर ने विशिष्ट ज्ञान को विलेन बना दिया। हाय, अगर ऐसे विलेन होते हैं तो हीरो की तो फिर क्या ही जरूरत है। इस विलेन की तो बलियां लेने का मन कर रहा है। शशक अपना सिर हिलाते हुए गुनगुनाने लगे, तुम्हारी अदाओं पर मैं वारी वारी, तुम्हारी अदाओं पर मैं वारी वारी। विशिष्ट ज्ञान को वहीं उसकी दृष्टि महसूस हुई। उसने पलटकर शशक की तरफ देखा और बिल्कुल हल्की सी आवाज में कहा, आपने कुछ कहा क्या राजकुमारी मैत्री? आप क्या कूल लग रहे थे थोड़ी देर पहले, शशक के मुंह से निकला तो विशिष्ट ज्ञान ने एक ठंडी सांस छोड़ी। शशक समझ गई। उसने एकदम से कहा, तात्पर्य ये है कि आप सच में बहुत अच्छे लग रहे थे महारानी सत्यभा को सुनाते हुए। बहुत बहुत अच्छे। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी बीच ज्ञानभद्र ने कहा, दरबार को पूर्ण रूप से विश्वास है कि महारानी सत्यभा का मंतव्य अनुचित नहीं था। उन्हें राजकुमार शांतनु की चिंता थी, परंतु उन्हें भी ज्ञात नहीं था कि दोनों राजकुमारों में ही युद्ध हो जाएगा। अतएव इस प्रकार के अनजाने में हुए अपराधों के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा। विशिष्ट ज्ञान के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने अपनी माता रुद्रमा की तरफ देखा तो वो भी मुस्कुरा दी। वो दोनों भी जानते थे कि सत्यभा चाहे कितनी भी गलत हो जाए, ज्ञानभद्र कभी भी उस पर एक आंच तक नहीं आने देगा। इसी बीच शीलवती की बगल में बैठी हुई शीलना एक बार फिर उठ खड़ी हुई, मुझे भी न्याय चाहिए महाराज। यदि विष का प्रकरण समाप्त हो गया है तो एक परिवाद हमारा भी है। परिवार तो सुना था। परिवाद क्या होता है? शशक के मुंह से निकला तो विशिष्ट ज्ञान ने उसकी तरफ देखा, वो आप पर दोषारोपण करने वाली हैं महाराज के सामने। आ कंप्लेंट, शशक ने कहा तो विशिष्ट ज्ञान ने भवें उठाकर उसकी तरफ देखा। इसी बीच शीलना ने सीधा शशक की तरफ इशारा किया, मैं चाहती हूँ कि राजकुमारी मैत्री मुझसे क्षमा मांगे। इससे पहले कि ज्ञानभद्र कुछ कहते, शशक ने एकदम से विशिष्ट ज्ञान का हाथ पकड़कर उसे पीछे किया और आगे आकर कहा, क्यों भला? और तुम्हारे चाहने से क्यों होता है? मैं भी चाहती हूँ कि तुम अपनी अगली सांस मत लो।
तो नहीं लोगी क्या? तुम्हारा साहस कैसे हुए तुझसे इस प्रकार से संवाद करने का? शीलना भी भड़क उठी। तुमने मुझे तमाचा मारा है, तुम्हें उसकी क्षमा मांगनी है। उसके इतना कहते ही महारानी धीरजा तुरंत उठ खड़ी हुई। तुमने हमारी पुत्री पर हाथ उठाया? पर्यायवाची वाक्य कहने को नहीं बोला गया है आपको। एक क्षण रुकिए। शशक ने धीरजा को अपना हाथ दिखा दिया और फिर वो शीलना की ओर पलटी। तुमने पहले मुझ पर हाथ उठाया था और तब मैंने जवाब दिया। अब तुमको क्षमा मंगवानी है मुझसे। ये तो वही बात हो गई कि पहले किसी के घर में आकर चोरी करो और अगर सामने वाला दबोच ले तो तुम्हें क्षमा मंगवानी है कि उसने तुम्हें छुआ क्यों? शीलना की आंखें सिकुड़ गई। अचानक से वो आगे बढ़कर दरबार के मध्य में खड़ी हो गई। मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम मुझसे अभी के अभी क्षमा मांगोगी। अबे चल घंटा। शशक ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। तुझसे मैं क्या, मेरा जुजू भी क्षमा ना मांगे? भक। सब के सब एक बार फिर स्तब्ध हो उठे थे और इसी बीच शशक के पीछे खड़ा विशिष्ट ज्ञान मुस्करा रहा था। राजकुमारी मैत्री, राजकुमारी मैत्री, प्रतीत होता है कि जो कार्य में आपकी बड़ी बहन राजकुमारी शीलवती के द्वारा करवाना चाहता था वो आपके द्वारा भी पूर्ण रूप से संभव है। वो महल अन्य महलों की अपेक्षा एक अलग ही स्थान पर था और वो उतना आलीशान भी नहीं था। इसी महल के एक कक्ष में आकर शशक ने अपना बैग पटक दिया। हाँ, मैं उस सूखी रुखी डायन की चोटी से माफी मांगू। साला, एक तो मुझे थप्पड़ मार दिया और बंदी को माफी भी मुझसे मंगवानी थी। हाँ आश, अगर महाराज ज्ञानभद्र ने दरबार समाप्त करने की घोषणा नहीं करते तो ऐसे पैर पकड़कर माफी मांगती कि बंदी कभी म शब्द भी नहीं बोल पाती। साली पागल। इतना कहकर शशक ने अपना सिर हिला दिया। फिर वो बड़बड़ाते हुए अपने बैग से नहाने का सामान निकालने लगी। उसने तौलिया निकालकर अपने कंधे पर रखा ही था कि तभी अचानक से उसे कुछ याद आया। शिट, मैं मैत्री नहीं शशक हूँ और मुझे सोचना है कि मैं किताब में कैसे घुसी। शशक ने अपने सिर पर हाथ मार दिया और अगले ही पल वो उछल पड़ी। यार, खुद को कोई इतने जोर से क्यों मारता है? पागल है क्या? इतना कहकर वो अपना सिर सहलाते हुए पलटी और वहीं जम गई। उसकी आंखें अगले ही पल बड़ी हो गईं। सामने की दीवार पर रानी मकड़ी थी और ऐसा लग रहा था मानो वो शशक को ही देख रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो कोई भी जाला नहीं बुन रही थी। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। चैप्टर 12। शाम का समय था और महल के उस भाग में थोड़ी शांति छाई हुई थी। शशक उस कमरे को बहुत अच्छी तरह से जानती थी क्योंकि मैत्री का कमरा कैसा था उस किताब में बहुत अच्छी तरह से लिखा गया था। इसी कमरे के मध्य में खड़ी शशक सामने देख रही थी जहां दीवार पर वो रानी मकड़ी दीवार से चिपकी हुई थी। शशक ने एक गहरी सांस ली और वो फिर आगे बढ़ी। उसने ठंडी आवाज में कहा, अच्छा खासा मैं उस साहित्य और उसकी प्यारी बेबी को मजा चखाने के बाद अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रही थी, लेकिन हुआ क्या, मैं यहाँ पर आ पहुंची। नहीं, मेरा मतलब है कि तुमने मेरी पूरी जिंदगी में बस एक बार जाला बुना और उसको छूते ही मैं यहाँ पहुंच गई। तुमको नहीं लगता कि ये गलत बात है? और साला, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ आई कैसे, जाऊंगी कैसे, और सबसे बड़ी बात, असली वाली मैत्री कहाँ पर है? रानी मकड़ी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो चुपचाप वहां पर दीवार से चिपकी रही। शशक ने अपना सिर हिला दिया। फिर उसने कहा, यार, ये सपना नहीं है तो फिर है क्या? रियलिटी भी नहीं हो सकती है। मेरी लाइफ के आधे से ज्यादा चेहरे यहाँ पर भरे पड़े हैं सिवाय पाके। पता नहीं कहाँ पर हैं, और अगर यहाँ होते भी तो कौन सा मुझे पहचान लेते। आखिर चंग क्या रहा है? इतना कहते हुए शशक सीधा अपने पंजों को बल बैठ गई और उसने अपनी कोहनियों को घुटनों पर टिका दिया। ये तरीका उसे उसके पा ने सिखाया था। जब भी तुम उलझन में हो तो अपने पंजों के बल उखू बैठ जाओ, तुम्हारा दिमाग फिर काम करना शुरू कर देगा। ऐसे अपनी कोहनियों को अपने घुटनों पर टिकाओ और हाथों की मुट्ठी बांधकर आगे कर दो।
तुम थोड़ी देर ऐसे बैठोगी तो तुम थोड़ा रिलैक्स होकर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकती हो। शशक इसीलिए ऐसे बैठी हुई थी और लगातार सोचे जा रही थी। अचानक से उसने अपना सिर झुका लिया। डैम इट! कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आखिर में आई तो आई कैसे यहाँ पर? और शशक ने अपने बालों को कसकर पकड़ लिया। उसका दिमाग खराब हो रहा था। नहीं, क्या बदतमीजी है ये? अच्छी भली किताब पढ़ रही थी वो। हाँ, माना कि उसने कुछ ज्यादा ही गालियां निकाल दी लेखक को, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि तुम उसको किताब में ही घसीट लो। गलत बात है भाई ये। अचानक से शशक ने अपना सिर उठाया। उसके बाल बिखर कर उसके चेहरे के ऊपर आ गए थे। उसने एकदम से कहा, वो लेखक सब उसका किया धरा है और पक्का मुझे 100% श्योरिटी है कि 2 साल पहले वो लड़का गायब हुआ था, वो भी उसी की करतूत थी। हम तो अगर मैं यहाँ पर हूँ तो ये भी हो सकता है कि मैत्री मेरे घर पहुँच गई हो। नहीं, आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है, और अगर पहुँच भी गई तो या तो खुद पागल हो जाएगी या फिर बाकियों को पागल कर देगी। पा तो उसे पहचान ही जाएंगे। इतना कहकर शशक वैसे ही बैठी बैठी हुई आगे पीछे हिलने लगी। उसने अपने घुटने पकड़ लिए थे। अगर अब मैं यहाँ हूँ और अगर ये सपना नहीं है जो मुझे फिलहाल के लिए पहले तो सरवाइव करना होगा यहाँ पर और उन चीजों को टालना होगा जिससे मेरी डेथ हो सकती है। उसके लिए 2 चीजें जरूरी हैं। पहला, शांतनु से जितना हो सके उतना ज्यादा दूर होना, और दूसरा, विशिष्ट ज्ञान को प्रॉब्लम क्रिएट करने से रोकना। उसके लिए मुझे कोशिश करनी होगी कि वो उस अजातशत्रु के बच्चे से ना मिले। लेकिन ये अजातशत्रु का बच्चा आखिर कब मिलेगा? बुक के मुताबिक वो होने वाले राजसी मेले में आएगा। तब तक के लिए मुझे इस अजातशत्रु के बारे में जानकारी जुटानी पड़ेगी। शशक बुदबुदाते जा रही थी और उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि रानी मकड़ी लगातार कुछ बुन रही थी। शशक लगातार अपने घुटने पकड़े अजातशत्रु को विनाश करने से रोकने की योजना बना रही थी। अचानक से एक तीखी सी आवाज जैसे मानो शशक के दिमाग में गूंज उठी। शशक की आंखें सिकुड़ गई और उसने अपने कानों पर हाथ रखकर सिर उठाया तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। सामने रानी मकड़ी ने सुनहरे धागों से एक अजीब से पेड़ और पेड़ों के ठीक बीच में कुछ अजीब सी आकृति बनाई थी। शशक ने हैरानी से कहा, अबे तेरी, तुम मकड़ी द पेंटर भी हो क्या? तुमने बनाया क्या है ये? और है क्या ये? शशक अचानक से उठने लगी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। राजकुमारी जी! और शशक के देखते देखते ही वो जालों से शशक आकृति राख बनकर एकदम से झर गई। शशक का चेहरा सफेद पड़ गया। अब ये क्या था? एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। राजकुमार जी! शशक ने एक गहरी सांस छोड़ी। अब तक इतने झटके मिल चुके थे कि इस झटके से तो वो कम से कम उभर ही सकती थी। एक जाले की आकृति ही तो गायब हुई थी। हाँ, इसमें क्या है? वो तो पूरे जाले के अंदर आ गई और किताब में घुस गई। एक बार फिर से दस्तक हुई तो शशक ने चिढ़कर वैसे ही बैठे हुए कहा, अंदर आ जाओ यार। बार बार दरवाजे पर हाथ मारना बंद करो। और फिर वो अपने दाएं हाथ की तर्जनी उंगली से फर्श पर ही उस आकृति को बनाने की कोशिश करने लगी। दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुला और सुंदेश्वरी एक बड़े से लकड़ी के बने पटल के साथ अंदर आई। उस पटल पर अनेक प्रकार के व्यंजन रखे हुए थे और साथ में कुछ शरबत भी थे जो कि मैत्री को बहुत ज्यादा पसंद थे। सुंदेश्वरी अंदर आई और उसने यहाँ वहाँ देखा, लेकिन हमेशा की तरह मैत्री अपने पलंग पर नहीं थी। सुंदेश्वरी ने फिर पलटकर दूसरी तरफ देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वहां पर उसे शशक पंजों के बल बैठे, सिर झुकाए फर्श पर अपनी उंगली से कुछ करती हुई दिखाई पड़ी। राजकुमारी मैत्री, सुंदेश्वरी ने कहा तो शशक ने अपना चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा। शशक के सारे बाल उसके चेहरे पर दोबारा आ चुके थे और वो बिल्कुल भूत लग रही थी। सुंदेश्वरी चीख उठी, आ आ आ। शशक भी चीख उठी और फिर वो नीचे गिर गई। उसके बाल पीछे हो गए। उसने हैरानी से सुंदेश्वरी की तरफ देखा, तुम चीख क्यों रही हो बे? वो आप
आपके केश, असुंदेश्वरी ने लगभग कांपते हुए कहा। पता नहीं कब मैत्री को किस बात पर क्रोध आ जाए और वो किसको क्या दंड दे दे, कोई कुछ नहीं कह सकता था। इसीलिए सुंदेश्वरी बेचारी डर गई थी। शशक ने कुछ कहना चाहा कि तभी अचानक से मुकुंद, बटुकेश्वर और जगदीश भागते हुए भीतर आ गए। शशक ने तीनों की तरफ देखा पर जगदीश तेजी से सुंदेश्वरी की तरफ पहुंचा। सुंदेश्वरी जी, क्या आप ठीक हैं? सुंदेश्वरी ने हल्के से अपना अपना सिर झुका लिया। वहीं शशक के चेहरे पर हल्के हल्के मुस्कान आ गई। पूरे कैफे के लोगों को और यहाँ तक कि नियमित आने वाले ग्राहकों तक को भी पता था कि द्वापर भी सजनी को बहुत ज्यादा पसंद करता है, लेकिन कुछ भी कहने से हिचकिचाता था। और यहाँ पर भी शशक को एहसास हो रहा था कि जगदीश भी सुंदेश्वरी को पसंद करता था, लेकिन अभी तक उन लोगों ने एक दूसरे से कुछ कहा नहीं था। शशक फिर आराम से उठ खड़ी हुई और उसने अपने हाथ झाड़ दिए। अब जाकर बाकी सबकी नजर उसके ऊपर गई। अगले ही पल चारों के चारों अपने घुटनों के बल बैठ गए। हमें क्षमा कर दीजिए राजकुमारी जी। एक तो यार तुम लोग। शशक अब दोबारा चिढ़ गई। ये बात बात पर उठक बैठक करना बंद करो। मुझे ना अब चिढ़ मच रही है। हर बात पर क्षमा मांगने लग जाते हो, जैसे क्षमा ना हुई बल्कि आम का आचार हुआ कि जहां दिखा वहां मांग लिया। उठो। सभी ने अपना सिर झुका रखा और कोई नहीं उठा। शशक को अब गुस्सा आ गया। अबे उठो यार। इस बार शशक की आवाज तेज थी, इसलिए चारों के चारों उठ गए। शशक ने अपना सिर हिला दिया और उंगली चारों की तरफ की। आज के बाद जब तक मैं ना कहूं, सब तक तुम लोग किसी से माफी नहीं मांगोगे और घुटनों के बल तो बिल्कुल भी नहीं बैठोगे, ना किसी और के सामने और ना मेरे सामने। बहुत इरिटेटिंग है ये चीज। उन चारों ने हैरानी से देखा तो शशक ने एक लंबी सांस छोड़ी। तात्पर्य ये है कि मतलब बहुत चिढ़ वाली चीज है यार। ऐसे तुम लोग बैठ जाते हो बार बार। कसम से मेरे अपने घुटनों में दर्द हो जाता है तुम लोगों को ऐसे देख देख कर। परंतु राजकुमारी मैत्री, आप ही ने कहा था कि हम लोगों को आपके सामने आते ही अपने घुटनों के बल होना है। बटुकेश्वर ने कहा तो शशक ने अपने सिर पर हाथ फिरा दिया। एक तो ये राजकुमारी मैत्री कति चिरांडी लड़की थी यार। ऐसा कोई करता है? किसी और पर वश नहीं चला तो इन लोगों को दुखी कर रखा था। इतना कहकर शशक ने चारों की तरफ देखा जो उसे आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे थे। अचानक से शशक दूसरी तरफ रखे कालीन पर बैठ गई। फिर उसने अपने सामने हाथ मारा। यहाँ आकर बैठो सारे के सारे। चारों की आंखें बड़ी हो गईं। मुकुंद जो कि सबसे उम्र में बड़ा था और मैत्री के साथ उसके जन्म से था, वो एकदम से आगे आया। क्या हमसे कोई भूल हो गई है? क्या कोई अपराध हो गया है राजकुमारी? हम आपको समकक्ष नहीं बैठ सकते हैं, फिर भी आप हमें आपके संग बैठने के लिए। अरे इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप लोग आओ और बैठो। ओए सुंदेश्वरी, खाने का सारा सामान यहाँ बीच में टिका दो, अपन सब मिलकर खाएंगे। शशक आराम से कहा तो चारों स्तब्ध रह गए। उनकी राजकुमारी मैत्री को आखिर हो क्या गया है? वो किस प्रकार से बात कर रही हैं? बाकी के तीन मुकुंद की तरफ पलट गए। मुकुंद ने 1 मिनट के लिए कुछ सोचा और फिर उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद वो चारों मैत्री की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद शशक के साथ साथ वो लोग भी कालीन के ऊपर बैठे हुए थे। शशक ने अपनी पीठ पीछे पलंग पर टिका रखी थी और उसके हाथ में एक सेब था। वो आराम सुंदेश्वरी की बातें सुन रही थी। फिर उसने अपना सिर हिला दिया। तो तुम्हारे कहने का अर्थ है कि मेरे जाने के पश्चात राजकुमारी शीलभा ने ये बात फैलाई कि मैं किसी के साथ भाग गई हूँ। इस पट्टी का दिमाग फिर गया है। तीनों खाते हुए रुक गए और मुकुंद मुस्करा दिया। उसने अंगूर शशक की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आपने जो राजदरबार में किया वो हमें बहुत अच्छा लगा राजकुमारी जी। आप अंततः अपना पक्ष रखना सीख गईं। हाँ राजकुमारी जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपने उसे कंचिक सेनापति को क्या उठाकर पटका था? नहीं तो वो सदैव हमें तंग करता था। और राजकुमारी शीलना, उनको भी आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया।
वो और उनकी सेविकाएं भी हमें बहुत परेशान करती थी। सुंदेश्वरी ने कहा तो शशक की आंखें सिकुड़ गईं। तुम लोगों को और भी लोग परेशान करते हैं। कौन लोग? बताओ मुझे। मुकुंद जो कि अपना गला खंखार दिया तो शशक ने चिढ़कर कहा, यार एक तो तुम गर्म जल में मधु मिलाकर पियो, बार बार गला खंखार कर बच्चों को डरा रहे हो। हाँ सुंदेश्वरी, बताओ तुम मुझे, कौन परेशान करता था तुमको? सुंदेश्वरी ने हल्के हिचकिचाकर कहा, वो राजकुमारी शीलना की सेविकाएं। जुड़वा राजकुमार शीलभ एवं राजकुमारी शीलभा के सेवक सेविकाएं अच्छी है, राजकुमारी शीलवती की भी, परंतु राजकुमारी शीलना स्वयं अपनी सेविकाओं से हमें परेशान करवाती हैं। एहीश दिस ब्लडी मिस वाना वी मिस वर्ल्ड निब्बी प्रिंसेस कहीं की। आई विल ब्रेक हर नेक। शशक के मुंह से निकल गया तो सबने उसकी तरफ देखा। शशक एकदम से हड़बड़ा गई। तात्पर्य यह है कि राजकुमारी शीलना की चिंता तुम लोग मुझ पर छोड़ दो। अब से तुम लोगों को कोई परेशान नहीं करेगा। अब हम लोग एक साथ काम करेंगे और हाँ, एक इंसान के बारे में हम लोगों को सूचना इकट्ठी करनी है। कौन? कौन इंसान राजकुमारी जी? बुटुक ने अचंभे से पूछा तो शशक ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। कालभीरा के राजकुमार अजातशत्रु की। मुझे उस इंसान के बारे में सब कुछ जानना है, छोटी से छोटी चीज भी। जगदीश ने विचार करते हुए कहा, परंतु राजकुमार अजातशत्रु के संदर्भ में आप क्यों जानना चाहती हैं? राजकुमारी जी, क्या उन्होंने कुछ किया है? किया है नहीं, लेकिन करेगा। साला सारी भसड़ तो वही मचाएगा। भसेड़ी राजकुमार कहीं का। शशक ने कहा तो चारों ध्यान से उसके चेहरे की तरफ देखने लगे। शशक ने एक गहरी सांस छोड़ी। आज से उस राजकुमार अजातशत्रु का नाम भसेड़ी राजकुमार। अगर किसी और के सामने हमें अजातशत्रु की बात करनी होगी तो हम लोग उसको भसेड़ी कहकर उसको बुलाएंगे। समझ में आया? सभी ने अपना सिर हिला दिया और फिर मुकुंद ने कहा, जितना मुझे ज्ञात है उन्होंने अपने पिता को विष देकर मार डाला था। अब पूरे राज्य पर उनका एकाधिकार है एवं प्रजा उनके राज में अति प्रसन्न है। परंतु हाँ, अभी तक उन्होंने अपना राज्याभिषेक नहीं करवाया है। यही तो मुझे भी जानना है कि आखिर ये भसेड़ी चाहता क्या है। किताब में भी कुछ मेंशन नहीं था कि वो राजा क्यों नहीं बना था जब उसने अपने बाप को मार डाला था। शशक ने बिल्कुल हल्के से कहा। किसी को कुछ साफ सुनाई नहीं दिया। शशक फिर दोबारा पसर गई और उसने कहा, वैसे तुम लोगों को भी मुझे कोड नाम देने चाहिए। कैसे नाम? चारों ने एक साथ पूछा तो शशक ने कहा, तात्पर्य यह है कि ऐसे नाम जो कि बस हमें पता हो, प्यार भरे नाम जिनसे मैं तुम्हें बुलाऊं, जैसे कि मुकुंद का नाम आज से होगा मैगी। मुकुंद ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो शशक ने बाकी तीनों की तरफ इशारा किया। बटुक का बंटी, जगदीश का जग्गी और सुंदेश्वरी का सैंडी। हम लोग प्यार से एक दूसरे को यही बुलाएंगे। और क्या आप भी अपने आप को कुछ नाम देंगी राजकुमारी जी? सुंदेश्वरी ने उत्साहपूर्वक पूछा। अवश्य, क्यों नहीं, मेरा नाम होगा। शशक एक सेकंड के लिए रुकी और फिर उसने कहा, शशक। है शशक? क्या शशक? कैसे शशक? क्यों शशक? कहाँ शशक? अबे इडिये, कहते हुए शशक चुप हो गई। फिर उसने कहा, शशक नाम है एक। शशक मेरा नाम होगा पर मिल रहे। हम अकेले में ही एक दूसरे को इन नामों से पुकारेंगे। समझ में आया? बाकी चारों ने हाँ में सिर हिला दिया तो शशक मुस्कुरा दी। फिर उसने मुकुल की तरफ देखा। आप मेरी माँ के साथ काम करते थे ना, और उनके साथ सभी चीजें भो जानी हैं। अजातशत्रु के बारे में आप पता लगाएंगे और बाकी तीनों महल में होती घटनाओं पर दृष्टि बनाए रखना। कोई भी ऐसी वैसी बात है जो सामान्य ना लगे, तुरंत मुझे रिपोर्ट। तात्पर्य यह है कि तुरंत मुझे बताना। जी शशक जी। सभी ने एक बार फिर अपना सिर झुका लिया तो शशक एकदम से उठ खड़ी हुई। उसने केलों से भरी हुई एक टहनी उठाई और फिर उसने कहा, हम पराजय नहीं स्वीकार करेंगे। हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम आंदोलन छेड़ेंगे और हम लोग आजादी पाकर रहेंगे। उसने टहनी ऊपर उठा दी। यलगार हो। बाकी सभी भी उठ खड़े हुए और उन्होंने भी अपने हाथ ऊपर कर दिए। यलगार हो।
और इसी के साथ दस्तक हुई। राजकुमारी मैत्री, कौन है बे? शशक उसकी तरफ पलट गई तो एक क्षण के लिए चुप्पी छा गई। फिर एक आवाज आई, मैं सेनापति अनुराज, राजकुमार विशिष्ट ज्ञान आपसे मिलने आए हैं। शशक एकदम से चौंक उठी। उसने एकदम से केलों से भरी कहानी रख दी, बेड़ा गर्क, और सीधा अपने कमरे की खिड़की की तरफ भागी। उसने फिर बाकी चारों की तरफ देखा। तुमने कभी मुझे यहाँ नहीं देखा। मैं फिर ताल में कूद गई। इतना कहकर शशक सीधा खिड़की के पास पहुंची तो नीचे की तरफ देखते ही वो चौंक उठी। शशक का कमरा सच में बहुत ऊंचा था। क्या है यार, पूरी रुपेंजल की मीनार बनाकर रख दी है। इतना कहकर शशक ने तेजी से खिड़की के पास का पर्दा खींचा और खिड़की की रेलिंग से उसे बांधकर वो सीधा नीचे कूद गई। उसके दिमाग में इस वक्त वो राजदरबार का दृश्य घूम रहा था जब विशिष्ट ज्ञान ने दोबारा उससे पहाड़ी के बारे में कुछ बात करनी चाही थी, लेकिन शशक भाग गई थी। तब पीछे है विशिष्ट ज्ञान ने कहा था, कहाँ जाएंगी भागकर? क्योंकि जहां जहां आप जाएंगी मैं कैसे भी करके आप तक पहुंच ही जाऊंगा। राजकुमारी मैत्री। इसी बीच कमरे से बाहर बने गलियारे में अनुराज के पीछे विशिष्ट ज्ञान खड़ा था। अनुराज ने एक बार फिर कपाट खटखटा दिए परंतु भीतर से कोई आवाज नहीं आई। अनुराज ने हैरानी से कहा, ये क्या हुआ? मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि मैंने राजकुमारी मैत्री की आवाज सुनी थी। फिर वो कपाट क्यों नहीं खोल रही हैं? विशिष्ट ज्ञान ने कुछ कहना चाहा कि तभी उसे कुछ आभास हुआ। उसने गलियारे से बाहर की तरफ शशक रोक पर अपने हाथ रखे और अगले ही पल वो सिर झुकाकर हंस पड़ा। अनुराज ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? यूं एकाएक हास्य का कारण? राजकुमारी मैत्री जब से लौटी हैं तब से अचंभित कर रही हैं और अपने लिए मेरी रुचि बढ़ा रही हैं, विशिष्ट ज्ञान ने मुस्कराते हुए कहा। अर्थात? अर्थात ये कि राजकुमारी मैत्री भीतर नहीं है और जहां पर वो हैं मैं वहां पर जाकर उन्हें पाऊंगा, विशिष्ट ज्ञान ने गंभीर स्वर में कहा। और इससे पहले कि अनुराज कुछ कह पाता, विशिष्ट ज्ञान ने उस रोक पर अपना हाथ रखा और सीधा नीचे छलांग लगा दी। अनुराज ने तेज आवाज में कहा, राजकुमार विशिष्ट ज्ञान। लेकिन विशिष्ट ज्ञान ने कहाँ ही सुनना था। वो सीधा नीचे कूदकर एकदम से खड़ा हो गया था, लेकिन इसी के साथ आगे बढ़ती शशक भी आवाज सुनकर पलट गई थी। पीछे की तरफ पलटते ही शशक की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी नजर सीधा विशिष्ट ज्ञान से जा मिली थी और वहीं विशिष्ट ज्ञान के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई थी। राजकुमारी मैत्री, आपको मेरे पास स्वयं आकर अब इस प्रकार से भागना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप भाग नहीं पाएंगी। मैं आपको भागने ही नहीं दूंगा। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।